नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संविधान को सिंपल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। नमस्ते। कभी सोचा है भारतीय संविधान आखिर है क्या? सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की आत्मा का एक नक्शा है। ये हमें बताता है कि एक नागरिक कौन है, उसके अधिकार क्या हैं और सरकार को कैसे काम करना चाहिए। तो आइए भारतीय लोकतंत्र की इसी कमाल की वास्तुकला को परत दर परत समझते हैं। इस सफर में हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे नागरिक की पहचान से, फिर जानेंगे उनके सबसे जरूरी अधिकारों के बारे में और आखिर में समझेंगे कि इन अधिकारों की हिफाजत के लिए सरकार का पूरा ढांचा कैसे तैयार किया गया है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, एक भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है? क्योंकि यही पहचान हमारे सारे अधिकारों की जड़ है। देखिए, भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हमारा संविधान नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच एक साफ लाइन खींचता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि नागरिकता सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, ये देश के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारियों की भी पहचान है। तो नागरिक है कौन? आसान भाषा में कहें तो नागरिक देश का एक फुल मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे राज्य की पूरी सुरक्षा मिलती है और साथ ही वो सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी मिलते हैं जो संविधान ने सिर्फ अपने नागरिकों के लिए बनाए हैं। और ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक नागरिक के तौर पर हमारी असली ताकत है। चाहे वो बिना किसी भेदभाव के नौकरी पाने का हक हो, अपनी बात रखने की आज़ादी हो या फिर वोट देकर देश का भविष्य तय करने की शक्ति हो। यही वो खास हक हैं जो नागरिकता को इतना अहम बनाते हैं। इन्हीं अधिकारों की बुनियाद पर टिका है भारतीय संविधान का गोल्डन ट्रायंगल, यानी स्वर्णिम त्रिभुज। ये 3 ऐसे मौलिक अधिकारों का संगम है जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा, अनुच्छेद 14, 19 और 21। इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है हमारे संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज। ये सिर्फ कानून के नियम नहीं हैं, बल्कि भारत में हर इंसान की आज़ादी और सम्मान की सबसे मजबूत ढाल हैं। इसे ऐसे समझिए, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इसी बराबरी के आधार पर अनुच्छेद 19 हमें बोलने, घूमने फिरने और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है और इन दोनों की रक्षा करता है अनुच्छेद 21, जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। समानता का ये वादा सिर्फ कागज पर नहीं है। आइए इसे जरा और गहराई से देखते हैं और इसके 2 सबसे शक्तिशाली प्रावधानों को समझते हैं जो समाज में असली बदलाव लाने के लिए बनाए गए थे। अनुच्छेद 15 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यहां केवल शब्द पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये इन आधारों पर भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। लेकिन समानता का मतलब सिर्फ भेदभाव को रोकना ही तो नहीं है, है ना? इसका मतलब बराबरी लाना भी है। इसीलिए यही अनुच्छेद सरकार को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए खास नियम बनाने का अधिकार भी देता है। इसे पॉजिटिव एक्शन कहते हैं, जिसका मकसद उन लोगों को आगे लाना है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। समानता की इसी लड़ाई में एक और बहुत मजबूत कदम है अनुच्छेद 17, जो छुआछूत को जड़ से खत्म करता है। इसकी भाषा देखिए, कितनी साफ, कितनी सीधी और कितनी मजबूत है। यह साफ कहता है कि अस्पृश्यता अब खत्म हो चुकी है और इसे किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये अधिकार तो मिल गए, लेकिन इनकी रक्षा कौन करेगा? यहीं पे सरकार का ढांचा सामने आता है। और भारत की जो शासन प्रणाली है वो वाकई में बहुत अनोखी है। भारत को अक्सर क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ना तो पूरी तरह से संघीय है, जहां राज्यों के पास सारी ताकत होती है, और न ही पूरी तरह से एकात्मक, जहां सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। ये इन दोनों का एक सोचा समझा मिश्रण है, एक खास डिजाइन। तो ये संतुलन काम कैसे करता है? देखिए, एक तरफ है संघीय व्यवस्था की चीजें, जैसे शक्तियों का बंटवारा और एक आजाद न्यायपालिका जो राज्यों को अपनी पहचान और ताकत देती हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की एकता बनाए रखने के लिए एकात्मक व्यवस्था की खासियतें हैं, जैसे एक ही नागरिकता और एक मजबूत केंद्र सरकार। भारत की जबरदस्त विविधता को एक साथ जुड़े रखने के लिए यह मिश्रण ही बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि केंद्र और राज्यों के बीच ये शक्ति आखिर बढ़ती कैसे है? इसके लिए संविधान ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका निकाला है। इसका जवाब हमें मिलता है 3 सूचियों में।
पहली है संघ सूची, जिसमें देश के लिए जरूरी विषय हैं जैसे रक्षा और विदेश मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस और खेतीबाड़ी। और फिर एक तीसरी समवर्ती सूची भी है, जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होता है। ये शक्तियों का एक बहुत ही साफ और सुलझा हुआ बंटवारा है। अब बात करते हैं सबसे ऊपर बैठे लोगों की, यानी नेतृत्व की। भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक प्रमुख होता है। चलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिकाओं और शक्तियों के बीच के फर्क को समझते हैं। यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। राष्ट्रपति, जो पूरे देश के प्रमुख हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वहीं राज्यपाल, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यही बुनियादी अंतर उनकी शक्तियों में भी झलकता है, चाहे वो मौत की सजा माफ करने का अधिकार हो या किसी कानून को मंजूरी देने का। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाने के लिए क्या अधिकारों और शक्तियों का ये जटिल संतुलन ही सबसे कारगर रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आज भी खोजा जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं और भी यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा।